प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई-लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी एक मुट्ठी छाँव का पठन पाठन करेंगे। मंडी के आखिरी छोर पर जाकर मिला वह एक पीपल के नीचे बैठा था, चिंता मगन। गुलाबी से मटमैला हो आया साफा, पीला सफेद सा कुर्ता, मिट्टी के धब्बों से भरी धोती, बड़ी आंखें, हड़ियल चेहरे की कोटरों में दिपदिपाती मगर उदास जो आंखें हैं। यानी ये एक मजदूर का मुखौटा पेश कर रहे हैं कहानीकार कि वो मंडी के आखिरी छोर पर मिला और मैला कुचैला है। उसका जो चेहरा वो कैसा है वो बताया है। पास ही उसके 3 मासूम बच्चे बैठे थे। अन्य मजदूरों की चहल पहल से दूर वह यहाँ बैठा था, यानी दूसरे मजदूरों से दूर बैठा था। मजदूरी की तलाश तो थी, मजदूरी की तलाश कर रहा था, मगर बच्चों को कहाँ छोड़े यह विवशता भी थी। बच्चे बहुत ही छोटे थे। सबसे बड़ा 4 साल का लड़का था, जो अपने से छोटी बहन को ही गुदड़ी में लिपटे एक और नन्हे बच्चे तक को सहेज रहा था। पत्थर बजा बजा कर उस खिसियाए दूध मुँहे को बहला रहा था, यानी अपने सबसे छोटे बहन को बहला रहा था। वे यहाँ इस कोने में कतई नहीं आते, मगर न जाने क्यों चले आए। जरा से काम के बदले पूरे दिन की दिहाड़ी कैसे दे दें। पिछले 1 घंटे से वे ऐसे मजदूर को ढूंढ रहे थे जो सीढ़ियों की जाली वाली रेलिंग के लिए लगने वाले बोल्टों के सही माप वाले छेद कर सके। वे यहाँ इस कोने में कतई नहीं आते, मगर न जाने क्यों चले आए। जरा से काम के बदले पूरे दिन की दिहाड़ी कैसे दे दें। यानी जिस कोने में वो मजदूर और उसके बच्चे बैठे हैं, वहाँ एक व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए वहाँ तक आया। और क्यों आया? क्योंकि और मजदूर पूरे दिन की दिहाड़ी मांग रहे हैं और उनका जो काम है वो थोड़े समय का है। पिछले 1 घंटे से वे ऐसे मजदूर को ढूंढ रहे थे जो सीढ़ियों की जाली वाली रेलिंग के लिए लगने वाले बोल्टों के सही माप वाले छेद कर सकें, मगर इस छोटे काम के लिए बस आधे दिन की दिहाड़ी ले। मगर किसी तरह उनका काम बनता नजर नहीं आ रहा था। काम के जानकार थे, उनके दिमाग 7वें आसमान पर थे। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार फटाफट काम मिल भी गया। जो मजदूर आधी दिहाड़ी लेने को तैयार थे, वे सीढ़ियों की जाली के बोल्टों का काम जरा नहीं जानते थे। 10 बज गए थे, मगर काम बनता नजर नहीं आया। मजदूरों को काम मिलता और वे निकल जाते। अब बहुत कम मजदूर बचे थे। जो बचे थे वे लौटने लगे थे, अपनी साइकिलें उठाकर नई बनती कॉलोनियों के अंदर काम ढूंढने के लिए। अनायास यानी अचानक ही वे इधर घूमते हुए चले आए, जिस कोने में वो एक मजदूर है 3 बच्चों के साथ। एक अधेड़ व्यक्ति को अपनी तरफ आते देख वह खड़ा हो गया। कौन? मजदूर। वे भी जरा ठिठके, यानी जिस व्यक्ति को मजदूर की जरूरत थी वो भी वहां ठहरा रुका। बाबूजी, कोई काम कराना हो तो उसे पूछने लगा मजदूर। वे तपाक से पूछ बैठे, कितनी मजदूरी लेगा? जो बनती है बाबूजी दे देना। मेरे यहाँ तो आधे दिन का भी काम नहीं। जो बने आधे दिन का बाबूजी दे देना। मिस्त्री का काम जानता है? साहब, हर तरह का काम जानता हूँ। राजमिस्त्री के साथ रह चुका हूँ। टेम बुरा चल रहा है साहब, नहीं तो पिछले साल एक दिन खाली नहीं बैठा। सीढ़ियों की रेलिंग की जाली कसने वाले बोल्टों के छेद करने हैं। कर लेंगे साहब? तो चल। उसने कह दिया कि हाँ कर लेंगे, तो चल। उसने अपना औजार का थैला उठाया। चल रे सरजू, कहकर गुदड़ी में लिपटे बच्चे की तरफ बढ़ा। इन्हें कहाँ ले चलेगा तू? सरजू, ध्यान करें बच्चों, उसके बड़े लड़के का नाम सरजू है। इन्हें कहाँ छोड़ूंगा साहब जी, जैसे यहाँ पड़े हैं वैसे वहाँ कहीं छांव में पड़े रहेंगे। बच्चों के चक्कर में तो तू घंटा भर लगा लेगा। जाना कितनी दूर है साहब जी? वो HDFC बैंक के पीछे। ठीक, साइकिल है बाबूजी, आप चलो,
आपका स्कूटर पहुंचा कि मैं भी पीछे पीछे पहुंचता हूँ। छोटा सा नया बना घर था, देखकर लग ही रहा था कि किसी मध्य वर्गीय ईमानदार सरकारी कर्मचारी का घर है। 100 किश्तों में बनाए जाने की बेतरतीबी और किफ़ायत नज़र आ रही थी, यानी वो 2-3 बार में बना हुआ था। पहले पीछे 2 कमरे बने थे, फिर आंगन और अंत में आगे के 2 कमरे और छोटा सा पोर्च। वे स्कूटर पर पहले ही पहुंच गए थे और झाड़ू लेकर सीढ़ी की बगल की खिड़की से तिनके झाड़ते जा रहे थे और पत्नी से कह रहे थे, आज सुबह ही झाड़े थे, ढेर सारे तिनके, मगर ये चिड़िया मानती ही नहीं। फिर जमा किए तिनके खिड़की में। अंडे दे देंगी तो तुम फिर अंडे फेंकने नहीं दोगी। जाने दीजिए न, अपना क्या लेती हैं, पीछे की खिड़की है, रौनक सी रहती है, ऐसा पत्नी कह रही है। मजदूर ने साइकिल रोकी, साइकिल पर लादे तीनों बच्चों को उतारा, फिर उन्हें उसने घर के गेट के पास ही एक गंदली सी चादर बिछाकर छायादार कोने में बिठा दिया। वह स्वयं औजार का थैला लिए उनके पीछे पीछे गैलरी में बनी सीढ़ियों तक चला आया। उनके दिए गई नाप और अपने अनुभव के अनुसार कुछ जोड़ घटाव किया, फीता लेकर सही माप लिए, निशान लगाए और छेनी से छेद करने लगा। तीनों बच्चे वहीं चुपचाप बैठे गजब का संयम दर्शा रहे थे। वे उसे छोड़कर पत्नी की पुकार पर खाना खाने बैठ गए। वह खटखट छेनी हथौड़ी चलाता रहा। खाना खाकर तृप्ति की डकार लेकर वे उठे ही थे कि उन्हें बाहर बैठे उन 3 बच्चों का ख्याल आया। 3 छोटे बच्चों का ख्याल। 3 छोटे बच्चे और पिछले 1 घंटे से कोई आवाज नहीं। देखा कि उस छायादार कोने को भी धूप ने जरा जरा हथिया लिया था। अगले 15 मिनट में वह पूरा धूप से घिरने वाला था, पर बच्चे शांत मन में मगन थे। बड़ा बच्चा एक सस्ता खिलौना लेकर नन्हे बच्चे को हंसा रहा था। 2.5-3 साल की लड़की चादर पर अधलेटी ऊँघ रही थी। पास ही एक स्टील का 3 खंडों वाला टिफिन रखा था। दूध की आधी भरी बोतल थी। एक सस्ते ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट था। बच्चे कोई कुपोषित बच्चे नहीं थे, मटमैले मगर प्यारे चेहरों वाले गदबदे बच्चे थे, यानी उनका शरीर हष्ट-पुष्ट था और धूप आ गई थी। एक थोड़ी सी छांव, जिसको मुट्ठी भर छांव कह सकते हैं, उसमें वो बैठे थे, लेकिन अब उस क्षेत्र में भी धूप आ गई थी। उनके पीछे पीछे पत्नी भी चली आई। जो सरकारी कर्मचारी है, जिसके यहाँ वो काम करने आया है, वहाँ अब उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर आई। अरे ये कौन है? वो जो मजदूर काम कर रहा है, उसके बच्चे हैं। यहाँ क्यों ले आया ऐसे छोटे छोटे बच्चे? होगी कोई मजबूरी? आपने पूछा नहीं? ये लुगाइयों वाली पंचायत मुझसे नहीं होती। बोला बच्चे ले चलो, छाँव में पड़े रहेंगे। मैंने सोचा ठीक है, आधी मजूरी में तैयार है, मुझे क्या। हाय राम, यहाँ तो धूप है, कहकर पत्नी उनके एकदम करीब चली गई। ए छोरा, इधर खिसक जा, वो स्कूटर के पास, वहाँ छाया है। 4 साल के बड़के बच्चे ने अपने नन्हे बाजुओं से वह शिफ्टिंग वक्त लगाकर निपटा ही दी। पत्नी उन बच्चों के हालात से इस संयमित किस्म का समझौता देखकर तरल हुई जा रही थी, जबकि वे जीवन की इस कटु सच्चाई के प्रति तटस्थ थी। यानी उनके जीवन की सच्चाई क्या है वो तो नहीं जानना चाह रही थी, लेकिन बच्चों के अंदर जो संयम है उसको देख करके उसका हृदय तरल हो रहा था। सुनिए जी, इन्होंने कुछ खाया क्या? तुम ही पूछ लो, भूख लगी है, कुछ खाओगे? बड़े ने तो निर्भीक सा स्वाभिमान से सना ना कर दिया, मगर छोटी लंबी फ्रॉक को घुटनों से लपेटकर शऊर से बैठी बच्ची ने, यानी सिस्टमैटिक तरीके से, सुंदर तरीके से बैठी बच्ची ने शर्मा कर गोल मुंह खोलकर हाँ में गर्दन हिला दी। बड़े ने हैरानी से उसे देखा, फिर तटस्थता से सिर घुमाकर बच्चे के मुंह में दूध की बोतल लगाने लगा। छुटका चप चप करके दूध पीने लगा। पेट भरते ही उसकी आंखें मूंदी और बोतल का निप्पल उसके मुंह से बाहर निकल आया। दूध छलक कर बच्चे के गालों पर लुढ़क गया था। बड़े ने थैले से
एक साड़ी का टुकड़ा निकाला और उसका मुंह पोंछ दिया। बोतल का ढक्कन लगाकर उसने किनारे रख दी। नल और स्कूटर के बीच वाली उस ठंडी जगह में वे बच्चे आराम से थे। पत्नी ने उन्हें कुछ केले और मिठाई के टुकड़े दिए। वे पत्नी की सहृदयता देख रहे थे और सोच रहे थे, आज तो ठीक है, मगर कल, यानी कल क्या होगा। वे अपनी तटस्थता और पत्नी की तरलता के बीच असहज महसूस करने लगे और बच्चों के पास से हटकर भीतर चले गए। कौन? वो सरकारी कर्मचारी। थकान महसूस हो रही थी। सुबह से मजदूर ढूंढने निकले थे, अब उम्र हो चली है, 60 के पेटे में है। पर क्या यह थकान महज बढ़ती उम्र की थी, या वे इन बच्चों को देखने के बाद ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगे। एक लंबे संघर्ष का झुलसता रेगिस्तान बचपन के पैरों में बिछा था। न जाने क्यों उन्हें पत्नी की सहृदयता देखकर वह एक दिन याद आ गया जब उनके अध्यापक पिता को 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली थी। जीवन भर की सारी बचत और गांव की जमीन बेचने के बाद का पैसा मां की लंबी बीमारी और देहांत के बाद की औपचारिकताओं में चूक गया था। 2 महीने किसी तरह कर्ज लेकर काटे थे, फिर अपने सिद्धांतों के खिलाफ ट्यूशन कर ली थी, पर ट्यूशन का पैसा तो महीने के अंत में मिलता। उसी बीच उनकी किशोरी बहन ने खाली कनस्तरों को उनके सामने कर दिया था। चारों बच्चे कुमलाए से रसोई में जमीन पर बैठे थे। सुबह से खाना नहीं बना था। स्कूल से लौटे पिता ने उन्हें साइकिल पर बैठाया था और संपन्न घर में, जहां वे ट्यूशन पढ़ाते थे, पहुंच गए थे। अब वो सरकारी कर्मचारी जो है अपने जीवन की घटित घटना को याद करता है और अपने भूतकाल में चला जाता है। आज जल्दी कैसे मास साहब, उनके पिताजी मास्टर जी थे। बस जी, वे पिता के चेहरे पर पुता संकोच देख रहे थे। पिता कहने में एकदम असमर्थ थे कि मेरे बच्चे भूखे हैं। गृह स्वामी बातों के शौकीन थे, सो वे पिता से राजनीति और अपने व्यवसाय की बातें करने लगे। पिता भी मन की व्यवस्था और आत्मसम्मान के पाठों के बीच से गृह स्वामी के साथ बातें कर सहज होने का अभिनय करते रहे। क्या बताएं साहब, आज की राजनीति महज वोटों की राजनीति है, सिद्धांतों की राजनीति पुरानी बात हो गई। ठीक कहते हैं गुप्ता जी, देखिए ना। इतने में उनकी पत्नी पानी लेकर चली आई। मां साहब, आपके अंग्रेजी पढ़ाने का असर बिट्टू पर पड़ रहा है, उनकी टीचर कह रही थी। वे सुधर रहे हैं। यह आपका लड़का है, बड़ा प्यारा है। चल मुन्ना, अंदर कुछ खाने को दें तुझे, अभी चाय भिजवाते हैं मां साहब। उस सहृदय महिला के सानिध्य में उनके 5 वर्षीय मन ने क्या महसूस कि धीरे धीरे उनके आंचल का छोर पकड़कर कह दिया, चाची, घर में सब भूखे हैं। यानी बच्चा नादान होता है और उसने सब बता दिया। खाना बना ही नहीं, बाबूजी तो रामस्वरूप जी से पैसा उधार लेने आए हैं। जब वे भीतर से बाहर बैठक में आए तो पिता उठ खड़े हुए थे और रामस्वरूप जी कह रहे थे, वाह मां साहब, आज आपसे राजनीति और साहित्य विमर्श करके दिलो दिमाग तृप्त हो गया। रामस्वरूप के साथ विमर्श में जोरदार साथ देकर वे उन्हें जिस वास्ते प्रसन्न करना चाह रहे थे, वह प्रयोजन उनके मुंह से फूटा ही नहीं। यानी पैसा उधार लेने आए थे और कह नहीं पाए। संकोच ने उसका गला भीतर ही दबा दिया। रामस्वरूप की मानसिकता तृप्ति तो उन्होंने करा दी, पर उन 4 नन्हे बिन मां के बालकों का क्या, जो भूखे ही सोने की तैयारी में होंगे। मकान के बाहर दीवार से टिकी हुई पिता ने अपनी साइकिल जब उठाई तो उन्होंने देख लिया था कि चश्मे के शीशे धुंधला चुके थे। आंसुओं का एक रेला चश्मे के फ्रेम पर बाढ़ लिए खड़ा था। तभी रामस्वरूप की आवाज आई, मां साहब जी। पिता ने भर्राई आवाज में बाहर ही से जवाब दिया, अंदर आइए। रामस्वरूप के स्वर में एक बड़े भाई का आदेश था। पिता उसकी अवहेलना न कर सके। पिता सिर झुकाए खड़े थे, उनका हाथ थामे चेहरा उतारे। 5 साल के वे स्वयं साथ में थे। कमाल करते हैं आप भी मां साहब, असली बात तो भूल ही गए हम बातों में। आप याद दिला देते, मैं तो भुलक्कड़ हूँ ही। ये पकड़िए, अपनी मेहनत का अग्रिम, यानी ट्यूशन फीस दे दी। जी लीजिए भी,
आप ही का पैसा है। उन्होंने बैठक में लगे पर्दे के पीछे देखा। रामस्वरूप की पत्नी मुस्कुराकर होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर रही थी। उसे माँ याद आ गई। सारे भाई बहनों से छिपकर उन्हें गुड़ का टुकड़ा भी घी रोटी के साथ देती हुई ऐसे ही चुप रहने का इशारा करती थी, सबसे छोटे और लाडले जो थे। रास्ते में पिता ने हताश शब्दों में पूछा भी उनसे, क्या तुमने कुछ कही थी? यानी बेटे से पूछ रहे हैं कि तूने कुछ बताया था? नहीं तो हम काय को कहते कछु, मैं क्यों बताता। वह भी एक सहृदय दिन था, पर बाकी दिन तो कठोर ही थे, मगर फिर भी एक सहृदय परिवार की सदस्यता ने उनके भीतर मुट्ठी छांव तो भर ही दी थी कि वे उस छांव में अपने आदर्श और पिता के दिए मूल्य बचाकर यहाँ तक कड़ी धूप में चलकर पहुंच आए। पहले वे पत्नी को उसकी तरलता पर झिड़कने वाले थे कि आज तो तुम कर दोगी, लेकिन कल, यानी बच्चों को आज तो तुम खिला दोगी, कल कौन देगा। लेकिन जब उन्हें अपने ही भूतकाल की याद आई तो उनका हृदय भी पिघल गया और उनके हृदय में भी उन बच्चों के लिए मुट्ठी भर। मगर अब सोच रहे थे कि न सही, कल देने को उठे हाथ नहीं होंगे तो न सही, पर ममता की एक मुट्ठी भर छांव इन बच्चों के भीतर जरूर रहेगी। यानी जो मैं अब इनको दूंगा, ये मेरे कल को वापस लौटाएं या न लौटाएं, परंतु इनके हृदय में एक भाव तो रहेगा मेरे प्रति। वे उठकर बाहर आ गए। देखा कि मजदूर तगारी में सीमेंट घोलने की तैयारी कर रहा था। वे उन छेदों को मुआयना कराए जिनमें बोल्ट लगने थे। बड़ी सुघराई से किए गए थे वे छेद, यानी सुंदर तरीके से। सीमेंट बाद में घोलना, जा खाना खा ले, बच्चों को संभाल। जी साहब। बाहर आए तो देखा पत्नी बच्चों से बतिया रही थी। अपने मन की गांठों में बंधे बच्चे भी खुलने लगे थे ममता के कोमल हाथों से। अपने लाडले जब घोंसला छोड़ उड़ जाते हैं तो अधेड़ माँओं की ममता यूं ही तृप्त हुआ करती है। इस लाइन में भी एक भाव है कि उनके खुद के बच्चे तो बड़े हो गए होंगे और कहीं बाहर रहते हैं, परंतु माँ की ममता उन बच्चों पर उमड़ आई है। अन्य बच्चों के माध्यम से वो अपनी आत्म ममता को तृप्त कर रही हैं। एक औरत के भीतर की माँ कभी बूढ़ी नहीं होती। अब मजदूर अंदर आता है। नमस्ते मासा, नमस्ते, क्या नाम है रे तेरा? जो वो बच्चा है वो अंदर आता है क्योंकि उनको खाना खाने के लिए कहा है। तो उसने बताया, जी सूरजमल। सूरजमल, ये बच्चे धूप में लिए यूं घूमते हैं क्या? इनकी माँ कहाँ है? एक औरत के भीतर की माँ कभी बूढ़ी नहीं होती। मजदूर अंदर आता है। नमस्ते मासा, नमस्ते, क्या नाम है रे तेरा? जी सूरजमल। सूरजमल, ये बच्चे तुम धूप में लिए क्यों घूमते हैं? इनकी माँ कहाँ है? माताजी, इनकी माँ तो अस्पताल में दाखिल है, एकदम बेहोश। तो कोई तो होगा तेरे घर में, वहां छोड़ता। घर यहाँ कहाँ है माताजी? मैं तो बाड़मेर जिले से आ रहा हूँ, बाल बच्चों के साथ। बीमार घरवाली को लेकर आया था। 15 दिन हो गए, जमीन रेहन रखी है, वो पैसा लग गया। अब घरवाली के ही भाई से उधार लिया है पैसा इलाज के लिए। कल तक तो दूर के रिश्तेदार के घर टिका था, उन्होंने भी कह दिया भाई घर में शादी है, भाई तू इंतजाम कर ले अपना। माताजी कल की रात अस्पताल के बरामदे में चादर बिछा के काटी है इन बालकों के साथ। किसी ने बताया मजदूरी का काम मिल जाएगा तो ये बच्चे लेके चला आया काम ढूंढने। कल रात एसएमएस अस्पताल के जनाना वार्ड नर्स ने मेरी घरवाली को पलंग पे से जमीन पे डाल दिया। परसों ऑपरेशन हुआ है रसौली का। वो कभी होश में रहती है, कभी बेहोश हो जाती है। अस्पताल में किसके भरोसे छोड़ता बच्चे। फिर ये खाना दूध सुबह ढाबे से ले लिए थे। आज आपके घर मजदूरी नहीं मिलती तो कल का कोई ठिकाना नहीं था माताजी। वे फिर अनमने हो गए।
पत्नी की आंखों से आंसू तैर रहे थे। दोनों बच्चे चुपचाप खाना खा रहे थे। तीसरा छोटा हाथ पैर चलाता हुआ किलकारियां मार रहा था। उन्होंने कुछ देर रुककर पूछा, क्यों रे सूरजमल, ये गेट के आगे स्कूटर निकालने का ढलान बना लेगा तू? क्यों नहीं साहब, आधे दिन का काम है, कल आ जाऊंगा। और भी छोटे मोटे कई काम है, एक टंकी बनानी है, छत की नाली का पाइप लगाना है, कर लेंगे बाबूजी। जब वह जाने लगा तो उन्होंने 500 रुपये पकड़ा दिए। तू पहले ही एडवांस ले ले भाई, मैं नया मजदूर कहाँ ढूंढने जाऊंगा। कल आकर स्कूटर का ढलान बनाने का काम शुरू कर। भरोसा नहीं मुझे तुझ पर, इसलिए दोनों बड़े बच्चे और साइकिल यहीं छोड़ जा। इनको खिला पिला के गैराज में सुला देंगे। ले 10 रुपये। HDFC बैंक के चौराहे से बस जाती है अस्पताल की तरफ हर आधे घंटे में। अब जाके अपनी घरवाली को देख। पत्नी ने उसे एक चिट पर लिखकर फ़ोन नंबर पकड़ाया कि कुछ मुसीबत आने पर बात कर ले। अगले दिन वह हाजिर था। छोटा बच्चा उसके साथ नहीं था। उसकी घरवाली को होश आ गया। बच्चे को उसके पास छोड़ वह काम पर आया था। उसके दोनों बड़े बच्चे उनके घर में टीवी के सामने बैठे थे। घर की खिड़कियों में गौरैया का वही जोड़ा फिर तिनके जमा कर रहा था। इसके साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।